जानवरों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। और उसके बाद दूसरे वक्ता आए, उन्होंने भी कहा कि जानवरों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। जबकि तकनीकी तौर पर प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी और जानवर, जानवर एनिमल होते हैं और प्राणी। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान पर यही प्रयास किया जाता है कि डिबेटर्स अच्छा करें और डिबेटिंग की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जैसा आप सभी को पता है, ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही हैं और उसमें विद्यार्थी और जो प्रतिभागी हैं अच्छा करें, यही प्रयास हमारा है। और इस प्रयास में हमने एक नई पहल ये भी जोड़ी कि जो प्रतिभागी हैं प्रतियोगिताओं में कुछ उनके ऐसे सवाल रह जाते हैं कि हमने कहाँ पर गलती कर दी या कहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए था जिससे हम और बेहतर कर पाते। इसी प्रयास में मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें आप सभी के प्रश्न आमंत्रित किए थे कि अगर आप कोई विशेष चीज जानना चाहते हैं किसी एक अनुभवी वक्ता से, तो उसका प्रयास था। तो एक गूगल फॉर्म जो बना हुआ है उसको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कुछ जानना तो आप जो है कि पूछ सकते हैं और निश्चित तौर पर एक अनुभवी वक्ता आपको उस विषय या फिर उस नियम या फिर उस चीज के बारे में आपको बताएंगे जिसको जानकर या समझकर आप बेहतर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से वो गूगल फॉर्म जो है मैंने पहले ही रिलीज कर दिया था, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आए हुए हैं। उसमें से जो आज जिसके ऊपर हम जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं उनके काफी सवाल हैं, तो उन्हीं और संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता से जुड़े हुए सवाल हैं। तो इन सवालों को आज हम लेंगे और एक बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसमें हम बेहतर कर सकें। तो इस जो सवाल हैं उनके उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही अनुभवी वक्ता, मैं कहूँ कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के की जो बारीकियां हैं, उसकी जो नियम की बारीकियां उसको बहुत अच्छे से समझने वाले एक अनुभवी वक्ता हमारे साथ हैं। तो उनसे हम सारे सवालों के जवाब लेंगे और अनुरोध आपसे यही है कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप गूगल फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसमें भरें और डिटेल भरकर आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं और हम निश्चित तौर पर आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक अनुभवी वक्ता हमारे साथ हैं और संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की जो तकनीकी है, जो नियम की बारीकी है उसको समझते हैं। तो गोपाल झा जी आज हमारे साथ हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रसिद्ध वक्ता रहे हैं और संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के जो नियम है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गोपाल जी एक बार फिर से आपका तर्क ज्ञान पर स्वागत हाँ, नमस्कार दिग्विजय। बहुत-बहुत एक तरह से क्या कहूँ मैं आपको कि धन्यवाद कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी को मैं साझा कर सकूँ, अपने अनुभव साझा कर सकूँ। तो इसके लिए आपके जो भी सवाल हैं या आपके मन में भी जो चीज़ें हैं, है। यथासंभव जी प्रयास करूँगा कि सही चीज़ें बता पाऊँ। जी, चलिए, तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक गूगल फॉर्म बनाया था तो उस पर रिस्पॉन्स आए हैं, तो आज हम किसके सवालों को ले रहे हैं और उस पर हम जो है उसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हमारे पास जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आया था हमारे पास, वो आया अंशुल शर्मा का। आप देख सकते हैं अंशुल शर्मा जो कि शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बीए प्रोग्राम में डिबेटिंग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो है कि सवाल भेजा है। गोपाल जी, सबसे पहला इनका जो सवाल है वो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता से है कि अगर संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में दो पैरेलल डिबेट चल रही है तो उसमें क्लैश करने का जो पॉइंट है वो कहाँ पर आता है या उसमें आता है या नहीं आता। फिर इसके बाद जो जुड़ा हुआ सवाल है वो ये कहते हैं कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ काटना है, मतलब जो पक्ष ने मॉडल रखा है या जो बातें रखी हैं उसको सिर्फ काटना ही है विपक्ष का काम, या फिर उसका कोई एक अल्टरनेटिव देना। देखिए में अंशुल के सवाल में 2 हिस्से हैं, तो मैं एक-एक करके दोनों हिस्सों को बताता हूँ। पहली बात जहाँ तक बात आती है कि आप जब काटने की बात करते हैं कि 2 विषयों को आपस में कहाँ पर एक तरह से वो बिंदु कहाँ होगा जहाँ दोनों पक्ष और विपक्ष एक बिंदु पर आकर के एक-दूसरे पर एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो एक तरह से पक्ष-विपक्ष और निष्कर्ष की पहुँचने की स्थिति जो है, वहाँ पहुँचेगा। तो उसमें देखिए बात ऐसी है कि आप विषय किस पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर परिभाषिक तौर पर जाएँ आप तकनीकी तौर पर, तो हिंदी का जो फॉर्मेट है वो अधिकांशतः ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से लिया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में 2 तरह के विषय होते हैं जिसके अंतर्गत एक अर्धबंद विषय होता है और एक खुला मुक्त विषय होता है।
अर्धबंध विषय के अंतर्गत क्या होता है कि या तो आप मॉडल दे सकते हैं या फिर आप, जैसे अर्धबंध विषय के संदर्भ में ये होता है कि यह सदन, इस सदन का मत है, जब इस तरह के वाक्य होते हैं विषय के साथ कि इस सदन का मत है, तो इसका मतलब है कि एक सैद्धांतिक वैचारिकी पहले से निर्धारित है सदन के पास, और उस सैद्धांतिक वैचारिकी पर वो अपने मत रख रहे हैं। और जब ये सदन कहता है कि ये सदन करेगा, तो करेगा में ये कहता है कि कैसे ही करेगा, मतलब कि उस वहां पर मॉडल आ जाता है। तो अब जब आप एक ऐसी बहस कर रहे हैं जहां पर सैद्धांतिक बहस ये सदन करता है, तो अब वहां पर अब मान लीजिए दार्शनिकों का सदन निंदा करता है, या मान लीजिए दार्शनिकों का सदन उसकी प्रशंसा करता है, तो अब यहाँ पर शुरुआत से ही आपको पैरेलल डिबेट लेकर चलनी पड़ेगी कि जहां पर सैद्धांतिक बहस आपकी, जैसे अगर समाजवाद बनाम पूंजीवाद, क्योंकि सैद्धांतिक बहस है, समाजवाद है, तो उसका विपक्ष भी सामने से लाना पड़ेगा, और वो अपने आप में अल्टरनेटिव ला रहा है। अगर वो विपक्ष होते हुए उस पर कुठाराघात कर रहा है, विपक्ष के ये फ्लॉस हैं या ये कमियां हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपने आप अल्टरनेटिव दे रहा है। तो सैद्धांतिक बहस में तो ये स्वतः सिद्ध बात हो जाती है कि आप सैद्धांतिक बहस में स्किप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप एक सिद्धांत का प्रतिपक्ष रख रहे हैं, तो अमूमन यही होता है, यदि आप राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में चीजें रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका एक दार्शनिक मत होगा, तो वो अपने आप एक अल्टरनेटिव लेके आ जाएगा। तो सैद्धांतिक बहस की बात हुई, और यहाँ पे शुरुआत से ही आपको एक मत के विपक्ष में दूसरा मत लाना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी चीज को स्थापित नहीं कर पाएंगे कि आप किस बात पर उस दार्शनिक मत को हीनता बोध में ला रहे हैं या मना कर रहे हैं। ये मत आप बिना एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ फिलॉसफी लाए नहीं कर सकते हैं सैद्धांतिक बहस में। जी। वहीं जब मॉडल की बहस आप करते हैं, तो आपको मॉडल के फ्लॉस निकालने होते हैं, और साथ में मॉडल की कमियां बतानी होती हैं कि सैद्धांतिक के साथ साथ इनके मॉडलों में भी ये कमियां हैं। और यहाँ पर विपक्ष को अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक और मॉडल लाके दे, क्योंकि विपक्ष का काम नहीं है कि वो मॉडल लाके बताए, ये तो विपक्ष का काम है, सरकार का काम है कि कैसे क्रियान्वित करेगी। तो मॉडल संदर्भ में सिर्फ आप मॉडल के फ्लॉस निकालिए और सैद्धांतिक रूप से स्थापित कीजिए कि मॉडल के साथ साथ ये तार्किक रूप से भी गलत है। आपका काम सिर्फ इतना ही है। अगर आप मॉडल लाते हैं, तो फिर विपक्ष का दूसरा वक्ता फिर आपके मॉडल में भी खामी निकालेगा, और फिर निर्णायक के लिए दिक्कत हो जाएगी कौन से मॉडल को विस्थापित माने। जी। चलिए, तो मुख्यतः और ये जो इनका कहना था कि जो अगर दो पैरेलल डिबेट चलने लग जाए तो फिर उसमें क्या करें? हाँ, दो पैरेलल डिबेट में आप ये देखिए कि विषय की मांग क्या है। देखिए, जब भी आप मोशन, यही इसलिए मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से शुरुआत की कि जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे, तो संसदीयवाद विवाद में होता ये है, आप इसका फॉर्मेट समझिए कि सरकार जो है उसने एक प्रस्ताव पारित किया। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, फिलहाल में मान लीजिए 370 पारित किया। 370 पारित किया, 370 पे पैरेलल आपने बहस चलाई कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है। अब ये पैरेलल बहस चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सही है और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या गलत है। तो ऐसे में जब 370 हटाने का प्रस्ताव सरकार लाई है, तो सरकार के पास निश्चित तौर पर ऐसे कुछ उपबंध होंगे जिनके अंतर्गत उसको शक्तियां मिली होंगी, और वो उसका दायित्व है कि वो शक्तियों को बताए कि देखिए, सरकार होने की हैसियत से, भारत सरकार होने की हैसियत से भारत के संविधान ने मुझे शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके अंतर्गत मैं एक कार्य कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में विपक्ष का काम यह है कि वो ये बताएगा, यहाँ पे क्योंकि पैरेलल बहस चल रही है कि संवैधानिक रूप से कौन सही है कौन गलत, और वो संवैधानिक व्याख्याकारों की मदद लेके संवैधानिक तर्क लेके आएगा कि नहीं, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये चीजें इन उपबंधों के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो पैरेलल बहस में अपना दायित्व पहचानना बहुत जरूरी है कि आप किस दायित्व के साथ लड़ रहे हैं। मान लीजिए 370 के मैं पक्ष में हूं, तो मेरा दायित्व है कि मैं सरकार के दावों को, सरकार के अधिकारों को एक तरह से स्थापित करूं, और मैं विपक्ष में हूं तो संवैधानिक तौर पे मैं स्थापित करूं कि नहीं, सरकार के दावे जो हैं वो संवैधानिक तौर से ही गलत है। तो आप ग्राउंड नहीं छोड़ सकते, ग्राउंड आपका समान रहेगा पैरेलल डिबेट में, लेकिन आपको अपने पक्ष में तर्क लाने पड़ेंगे उसी ग्राउंड पे। आपका उत्तरदायित्व क्या था? जी, चलिए, तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कहाँ पर आपको जो है कि अल्टरनेटिव एक तरीके से देना होता है और मॉडल और सैद्धांतिक बहस क्या है ये आपने बता दिया है। लेकिन अगला प्रश्न इनका ये है, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है और जिसको लेकर के बहुत सारी उलझनें होती हैं। इन्होंने पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन चैलेंज इन पीडी? पार्लियामेंट्री डिबेट में हम देखते हैं कि परिभाषा चुनौती को लेकर बहुत असमंजस रहता है लोगों के मन में,
और हम कहें कि बहुत जगहों पर वो लोग समझ भी नहीं पाते। तो आज इनका यही मानना ये जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या होती है और ये कब दी जाती? देखिए, परिभाषा चुनौती सबसे पहले तो हमेशा विपक्ष देता है। जो विपक्ष के नेता आते हैं, वो परिभाषा चुनौती देते हैं हमेशा। अब ज़ाहिर-सी बात है, परिभाषा चुनौती जैसे नाम से ही है कि परिभाषा किस चीज़ की। अब ज़ाहिर-सी बात है, सदन का मत होगा, उसे तो आप परिभाषित नहीं करेंगे या उसको तो चुनौती नहीं देंगे, क्योंकि उस पे तो आपको बहस जी। करनी ही है। तो परिभाषा चुनौती होती है जब पक्ष ने कोई अपने सदन में स्थापित विषय को इस तरह से विवेचित कर दिया, जहां पर कुछ आधारभूत नियमों के अंतर्गत, क्योंकि उसका एक ढांचा है, उस ढांचे के अंतर्गत बहस करना पॉसिबल नहीं है या मुमकिन नहीं है। उदाहरण के लिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूं अगर, तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि भारत सरकार या लोकतांत्रिक सरकार बुरखे पर प्रतिबंध लगाएगी, जैसा कि फ्रांस सरकार ने किया भी था। जी जी। अब ये विषय तो ऐसा ही है कि बुरखे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन अब सदन आता है और वो अपने दायित्व को कम करने के लिए और आके कह देता है कि यह पाकिस्तान के इस्लामिक धर्म को, इस्लामिक शरिया कानून को मानने वाले बुद्धिजीवियों का सदन है। जी। अब इस्लामिक शरिया कानून को मानने वाले बुद्धिजीवियों के सदन में बुरखा हटाने पर लेकर जो प्रतिबंध होगा, वो निश्चित तौर पर एक अव्यावहारिक प्लेस सेट के अंतर्गत आएगा। अब हाँ, सॉरी, मैंने इसमें शुरुआत से बताता हूँ आपको। ये एक ऐसा उदाहरण था जिसमें आप रॉन्ग टाइम और प्लेस सेट कर रहे हैं, आप देश काल और गलत विचारधारा के आधार पर बहस कर रहे हैं। इसमें 4 आधार होते हैं। आप परिभाषा चुनौती के जो तकनीकी पक्ष है, उसमें 4 आधार होते हैं। हिंदी रूपांतरण में भी उसका आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्लेरिफिकेशन के लिए, ताकि एक स्पष्टता रहे, मैं पहले अंग्रेजी में बता देता हूँ। उसके जो परिभाषित नाम है वो है टोटोलॉजी, रॉन्ग प्लेस सेट, रॉन्ग टाइम सेट, ट्रूरिज्म और रॉन्ग कंक्लूजन, और एक होता है स्टोरिलिज्म। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, थोड़ा क्योंकि इसमें स्पष्टता लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि परिभाषा चुनौती को लेकर स्पष्टता नहीं होती है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो मैं आपको प्लेस सेट, रॉन्ग प्लेस या टाइम सेट का दिया था, ये दोनों आपस में गुमफित हैं। स्क्वेरलिज्म के अंतर्गत क्या होता है, उसे हम हिंदी कहें तो वो कहेंगे विषय का विरोधाभास। विषय का विरोधाभास इस तरह से कि आपने एक ऐसा विषय था जिस विषय में बात की गई थी नारियों के सशक्तिकरण की, उदाहरण के लिए, पर आपने नारियों के सशक्तिकरण के विषय में अपनी परिभाषा यह दे दी कि यह सदन कट्टर नारीवादियों का है जो पुरुष सत्ता के खिलाफ संघर्ष में है। जी। अब यहाँ पर कट्टर नारीवादियों के सदन में एक उदार विषय या उदार बहस लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कट्टर नारीवादियों का जो वैचारिक आधार होगा वो किसी और सत्ता को स्वीकार ही नहीं करेगा। जी। तो ये एक तरह से आपका विषय का विरोधाभास हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप व्यक्तिगत आधार पर निर्णय निष्कर्ष निकाल देते हैं कि क्योंकि एक मैं महिला हूं और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए ये सही है। ये जो विवेचना होती है, ये इसको स्क्रूलिज्म कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर एक विरोधाभासी आयाम रच रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी है क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है, या बांग्लादेश एक हसीना प्रधानमंत्री है, इसीलिए बांग्लादेश की सारी स्त्रियां बहुत ही सशक्त हैं। तो आपने एक ऐसा तथ्य देकर के ऐसी मनगढ़ंत बात रच दी जो तार्किक रूप से गलत साबित नहीं की जा सकती है, पर वो गलत है। तो ये जो होता है, ये विरोधाभास होता है। इसको स्क्रूलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप विषय से विरोधाभासी तर्क गढ़ते हैं विषय के आधार पर ही। क्योंकि आपको नारीवादियों का सदन मिल गया, तो आप जानबूझ करके ऐसी परिभाषाएं रच रहे हैं जो जिन पर बहस करने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। जी। तो ऐसे में जब विपक्ष आता है तो ये बताता है कि यहाँ पर तर्क करना मुश्किल है और तर्क बहुत ही संकीर्ण आधार पर होगा, इसलिए ये बहस करना मुमकिन नहीं है। तो फिर वहां पर निर्णायक का एक विवेक होता है कि वो निर्धारित करे कि विपक्ष इसमें सफल हुआ है कि नहीं। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि परिभाषा चुनौती यदि विपक्ष देता है तो उसे हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि उसे साबित करना होगा कि जिस आधार पर परिभाषा चुनौती दी गई है, उस आधार पर परिभाषा चुनौती उसकी स्थापित हो चुकी है। यदि अगर पक्ष के दूसरे वक्ता ने आके ये स्थापित कर दिया कि देखिए इस विषय को बनाने के बाद भी बहस के लिए गुंजाइश थी,
और उसने पॉइंट गिना दिए कि देखिए इस पॉइंट पे बहस हो सकती थी, इस पॉइंट पे विपक्ष बोल सकता था, और वो जी। कन्विंसिंग लगे निर्णायक को, तो फिर पूरा निर्णय पक्ष के निर्णय में चला जाएगा। तो परिभाषा जी। चुनौती एक तरह से क्या तकनीकी विषय है। तो मैंने आपको जी। स्क्यूलिज्म बताया। टोटोलॉजी जो होती है वो होती है सार्वभौमिक सत्य पर आधारित। जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, अब सूर्य पूर्व से उगता है और आपने परिभाषा कर दिया कि पूर्व से उगने वाले व्यक्तियों का सदन है ये, जो ये मानता है कि पश्चिम से सूर्य उगता ही नहीं है। अब इस सार्वभौमिक सत्य के जी। आधार पर आप परिभाषा गढ़ देते हैं, क्योंकि अब पूर्व से उगने की स्थिति को चुनौती देना नामुमकिन है, और परिभाषा को आपने जानबूझ के संकीर्ण कर दिया कि पूर्व से उगने वाले मानने वालों का ही सदन आपने बना दिया। तो ऐसे में टोटोलॉजी सार्वभौमिक सत्य पर आधारित विषय को संकीर्ण करना, और फिर उसी आधार पर विपक्ष चुनौती देगा कि क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक दार्शनिक, प्रत्येक भूगोलवेता ने स्थापित कर दिया है, इसलिए संभव नहीं है कि मैं पूर्ववादियों को मानने वाले के उसमें इसके विपक्ष में कुछ बोल सकूं। तो ये टोटोलॉजी। रॉन्ग टाइम सेट और प्लेस सेट में पाकिस्तान के उदाहरण से आपको बता ही चुका हूं जी। और रॉन्ग कंक्लूजन उसी स्क्यूरलिज्म का आधार है, जिसमें मैंने कहा कि भारत में सभी महिलाओं की स्थिति बेहतर है क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये एक तर्क से रॉन्ग कंक्लूजन निकालना हुआ। तो ये कुल मिलाकर मोटा मोटी इन बातों के आधार पर आपको स्थापित करना पड़ता है कि या तो रॉन्ग प्लेस सेट है, रॉन्ग कंक्लूजन है, टोटोलॉजी है, टूरिज्म है, या रॉन्ग टाइम सेट है, और इनके आधार पर आप बताते हैं, विपक्ष बताता है कि इसके आधार पर परिभाषा चुनौती मैं दे रहा हूं, पक्ष ने जो स्थापित किया है उसमें संकीर्णता हो गई है, बहस करना मुमकिन नहीं है, मैं तर्क नहीं ला सकता हूं, मैं इस्लामिक कट्टरवादियों के बदल सकता हूं, मैं पूर्व से उगने वाले सूरज की स्थिति को नहीं बदल सकता हूं, या फिर मैं इंदिरा गांधी के आधार पर निकाले गए गलत निष्कर्ष को नहीं बदल सकता हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री रह चुकी है भारत की, ये तो सत्य बात है। तो विपक्ष के पक्ष के द्वारा जो भी स्थापित किया गया उसे किस आधार पर चुनौती दी गई, वो परिभाषा चुनौती है। और परिभाषा चुनौती हमेशा तब की जाती है जब विषय की संकीर्णता इस हद तक आ जाए कि आपके पास विषय पर बहस करने के लिए कोई तर्क न बचे। जी। तो ये परिभाषा चुनौती। जी। जी। तो एक बात और इसमें यही होता है कि अगर विपक्ष ने परिभाषा चुनौती दे दी है, तो जो उस समय रखा गया जो विषय होता है उस पर बहस नहीं होती है। अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है कि हाँ ठीक है, विपक्ष ने जो कहा है, निर्णायक स्वीकार कर लेते हैं। इसमें निर्णायक का भी अहम रोल होता है कि वो कन्विंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब नेता विपक्ष बोल कर जाएंगे, फिर उसके बाद उपनेता पक्ष जब बोल देते हैं कि नहीं, इसमें गुंजाइश थी बहस की और विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, तो वहां पर निर्णायक का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। तो विषय तो वहां डिबेट इस बात पर होती है कि जो विपक्ष ने परिभाषा चुनौती दी है वो सही है या गलत है। चलिए, इस पर ये यहाँ पर क्लियर हो गया है मेरे ख्याल में। हाँ, और कोई एक और और अगर बात, समझ। जी। जी। एक और बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है कि हमेशा 3 वक्ता जो है इसमें जरूर बोलते हैं। पहले पक्ष आता है, पक्ष अपनी परिभाषाएं देके जाता है, क्योंकि पक्ष तो एज यूजुअल जैसी बहस करता है वो उसी तरह से बहस करके जाता है, और विपक्ष फिर स्थापित करता है कि ये परिभाषा चुनौती है, इस आधार पर परिभाषा चुनौती है, जो मैंने आपको नियम बताए कि टाइम टोटोलॉजी, टाइम सेट, प्लेस सेट, टूरिज्म, रॉन्ग कंक्लूजन, किस आधार पर परिभाषा चुनौती है वो। फिर पक्ष का दूसरा वक्ता भी आता है, और वो उस वक्ता के वक्तव्य से निर्धारित होता है कि परिभाषा चुनौती स्थापित हुई कि नहीं हुई। और यदि निर्णायक को लगता है कि अभी भी गुंजाइश है, तो फिर वो विपक्ष के चौथे वक्ता को भी बोलता है कि आप आके स्थापित करिए कि कैसी परिभाषा चुनौती थी। तो इसमें निर्णायक को निर्णय लेने से पहले इन तकनीकी चीजों की जानकारी अच्छे से हो जानी चाहिए कि यदि पक्ष का वक्ता और विपक्ष के वक्ता प्लेस सेट, टोटोलॉजी, टाइम सेट, रॉन्ग कंक्लूजन, ट्रूइज्म, स्क्यूरलिज्म किसके आधार पर चुनौती दे रहे हैं। जी। जी। चचा जी, निर्णायक की भूमिका वहां पर निश्चित तौर पर अहम हो जाती है ऐसे मैच में। और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इनका एक और प्रश्न है कि इफ ऑपोजिशन गिव इट्स मॉडल इन क्वेश्चन आंसर राउंड, विल इट बी कंसीडर। मुझे लगता है कि वहां क्वेश्चन आंसर राउंड में कोई मॉडल नहीं दिया जाता। खैर, आप इस पर अपनी बात कह दें। इसका तो मुझे लगता है कि सरल सा जवाब है कि क्वेश्चन आंसर राउंड में जो दिए गए वक्तव्य हैं चारों वक्ताओं को, उस पर बहस होती है, मॉडल की बहस नहीं होती है।
बिल्कुल आपने एकदम सटीक सही कहा कि प्रश्नोत्तरी चरण वास्तव में विपक्ष के लिए मौका होता है कि वो पक्ष के सैद्धांतिक जो पैराडॉक्स हैं या सैद्धांतिक दुविधाएं हैं या मॉडल के जो फ्लॉज हैं या मॉडल की जो कमियां हैं उनको अपने प्रश्नोत्तरी में उजागर करे, निर्णायक के ध्यान में लाए और उन्हें एक तरह से चक्रव्यूह में फंसाए कि वो इस तरह से उत्तर देने के लिए सक्षम हो पाए कि वो जो बात कहलवाना चाहते हैं वो उनके मुंह में रख दी जाए। यहाँ पर विपक्ष या पक्ष को मीडिया बन जाना होता है जो अपने शब्दों को रख देता है किसी वक्ता के मुख में कि आप प्रश्न पूछिए कि आप अपनी बीवी को पहले भी मारते थे। अगर वो कहेगा कि हाँ, तो इसका अगर वो कहेगा कि हाँ पहले भी मारता था तो वो फंस गया कि पहले मारता था। अगर वो कहेगा नहीं तो भी मतलब कि वो कभी तो मारता था। तो प्रश्नोत्तरी इस तरह की चीजें होती हैं जहाँ पे आप दुविधाओं को उजागर करते हैं कि दुविधाएं क्या रही थी वक्ताओं के वक्तव्य में और उन दुविधाओं से कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। वहां पर कोई नया तर्क लाना भी मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी नहीं है। नया तर्क भी इतना कंसिडरेशन में नहीं होगा क्योंकि आपका तर्क 7 मिनट या 5 मिनट मिले थे, वो आपके पास काफी और उनका आपको सदुपयोग करना चाहिए था। प्रश्नोत्तरी को प्रश्नोत्तरी के लिए जी जी, तो और यही होता है कि आप अपने वक्तव्य को कैसे अपने प्रश्नों द्वारा और मजबूत कर रहे हैं और सामने वाली टीम को घेर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर यही होता है। तो अंशुल को इसका जवाब मिल गया होगा। अब उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, जैसे देखिए साधारण सी अवधारणा है कि देखिए जब बनाया जाता है बुद्धिजीवियों का सदन है तो ऐसा माना सोच समझ के तार्किक लोग बैठे हुए हैं। आजकल हमने देखा है कि बुद्धिजीवी शब्द इस्तेमाल ना करके तार्किक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि समझ में आता है। लेकिन इनका प्रश्न है कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं? हाँ, देखिए क्योंकि शुरुआत से जब आप दर्शन मतलब मैं इसमें थोड़ा सा इतिहास मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा इतिहास से लेकर के संदर्भ। देखिए संसदीय वाद विवाद की जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि हम 18वीं सदी के बाद से अंग्रेजी विद्यालय प्रक्रिया के अंतर्गत है 18वीं सदी 19वीं सदी से, पर हमारे यहाँ भी शास्त्रार्थ की एक परंपरा रही थी। तो आप देखिए उसी परंपरा से और इस अंग्रेजी वाले से परंपरा से भी जब आप दोनों को समायोजित करते हैं तो एक जो कॉमन बात है दोनों में वो ये कि चिंतन और बहस हमेशा समाज का वो वर्ग करता है जिस वर्ग के पास चिंतन और बहस करने के लिए ऊर्जा, समय और उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। यानी कि आप एक रिक्शे वाले से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो बहस कर रहा है कि देश की नीतियां कैसी होंगी, या आप एक चिकित्सक से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो ये बहस करे कि देश की आर्थिक नीति कैसी होगी। तो क्योंकि प्रत्येक विषय के संदर्भ में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी और शास्त्रार्थ के समय में भी हर एक उपनिषद, पुराण और वेदों के एक प्रकांड विद्वान हुआ करते थे जिनका अपना विषय क्षेत्र हुआ करता था। यदि कोई कविता और कहानी पर ही बोलते हैं तो उनका विषय क्षेत्र है, वो कविता कहानियों पर ही अलंकार और तमाम तरह के उक्ति वैचित्र्य को चिंतन में लाते हैं और उस तरह से चिंतन करते हैं। तो उसी तरह से बुद्धिजीवियों का तात्पर्य संसदीय वादविवाद प्रणाली में यह होता था, क्योंकि ये अंग्रेजों से मैंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से ली है, तो वहां पर जो लोग होते थे वो संसद में पुराने समय में भी वो हमारा अभिजात वर्ग होता था। ये आप इसको विडंबना कहिए या जो भी कहिए, आम जन नागरिक नहीं होता था, ना तो अंग्रेजों के पास और ना हमारे पास। वो समाज का वो वर्ग होता था जो समाज के लिए नीतियां निर्धारित करता था और उसे आदर्श, आज बुद्धिजीवी का अर्थ बदल गया है, पर उस समय जब निर्धारित हुआ था तो वहां पर ये आदर के तौर पर वाइज मैन्स के लिए, दोज मैन्स आर थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, वाइज मैन के लिए किया गया था, थिंकर्स के लिए किया गया था। तो जो थिंकर्स हैं वो बुद्धिजीवी हैं। तो आज के समय में जो हमारे सांसद हैं, हालांकि वो बुद्धिजीवी नहीं है अधिकांश, पर फिर भी बुद्धिजीवी है। जी जी, चलिए तो यहाँ पर मतलब मैं अंशुल को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बुद्धिजीवी का मतलब सिंपल सा, आप साधारण जब बहस कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों का सदन है, इसका मतलब यह है कि जो बहस होगी वो तर्क पर होगी और हवा हवाई बात नहीं होगी। आपको जो आप वो एक ऐसा वर्ग होगा, जैसे अर्थशास्त्र में बहस हो रही तो मानकर चला जाता है कि आर्थिक सदन में अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्री गण अपना चिंतन कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का सदन है तो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, और वो बुद्धिजीवी कोई भी हो सकता है, वो वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित, साहित्य क्षेत्र से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित एक चिंतनशील प्राणी, इसीलिए बुद्धिजीवी का वही चिंतनशील प्राणी, किसी भी विषय पर जो अपना अपना अलग अलग क्षेत्र होता है, तो चिंतनशील प्राणी को हम
जी, बिल्कुल, बुद्धिजीवी कह सकते हैं। तो इन्होंने अदर पीडी और सीडी के टिप्स माँगे हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, पीडी के और सीडी के ऊपर और टर्नकोड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाइए और देखिए। तो आज जो हमने प्रश्न लिए अंशु शर्मा के लिए, और गोपाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो है कि संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता से जुड़े हुए जो ये सवाल थे, इसका बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से समझा दिया है कि आप अगर जाते हैं, चाहे वो परिभाषा चुनौती हो, चाहे पैरेलल डिबेट वाली जो बात हो, तो आपने समझा दिया है। मुझे लगता है कि अगर जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, 1 बार नहीं 2 बार सुनेंगे, फिर उनको जो है कि समझ में आ जाएगा और वो बेहतर पीढ़ी में कर पाएँगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस आपने चीज़ें बहुत ही सरलता से मतलब उसे एंकर कर दिया है, तो इसके अलावा आप हैं ही बाकी तमाम जी, सवालों के जवाब आप देते ही रहते हैं और आपकी वीडियोज़ आती ही रहती हैं उस पर। तो जी, बस यही है कि लोग आप जी, अधिकांश पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे तो विषय में अपने आप ही स्पष्टता आती जाएगी। तो आपको इन तमाम शब्दों से, क्योंकि मैं पिछले दिनों मौका मिला मुझे फिर से 2-3 साल बाद वाद-विवाद को निर्णायक के तौर पर देखने का। तो जो एक कमी मुझे दिखी वो जी, यही कि हिंदी में शब्दों की कंजूसी है। मतलब या तो लोग हिंदी विषय को अ, इस तरह से लेते हैं कि हम अंग्रेजी में परिभाषित शब्दावलियाँ बोलकर चले जाएँगे, तो चीज़ें सरलता से कन्वे हो जाएँगी। पर एक एक आप एक जी, ऐसा संदेश एक ऐसा संदेश लेकर जाइए जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर जो भी बहस से जुड़े हुए हैं। जब आप बहस करते हैं किसी भाषा में ना, जैसे बुद्धिजीवी शब्द ही है, हम वाइज़ मैन नहीं कहते, हम बुद्धिजीवी जी, कहते हैं। तो बुद्धिजीवी कहने का अपने आप में एक हिंदी का एक संदर्भ है। तो संदर्भ को जी, समझिए, भाषा के संदर्भ को यदि आप समझेंगे तो बहुत सारी शब्दावलियाँ अपने आप ही स्पष्ट हो जाएँगी। क्योंकि जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहना और मानवतावादी आधार कहना एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है, जहाँ पर आप समझ पाते हैं कि मानवतावादी आधार में तमाम जो अवधारणाएँ हैं, वो आपकी भाषा में सरलता से ग्राह्य हो रही हैं। और ह्यूमैनिटेरियन जी, ग्राउंड में आप जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाके पढ़ लेंगे, तो वो तत्व नहीं आ पाएँगे। तो इसलिए हिंदी जी। पढ़ना शुरू करिए सब। जी, बिल्कुल। तो संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में हमने देखा है कि आप अ, कन्वेंशनल में तो नंबर भी काट लेते हैं कि अगर आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, संसदीयवाद में प्रतियोगिताओं में ये छूट होती है। चलिए, आप कुछ शब्दों के अंग्रेजी उच्चारण कर लीजिए, लेकिन हमने देखा है कि अधिकतर उच्चारण जो है कि वो मिक्स कर देते हैं, पूरी खिचड़ी बना देते हैं। तो मेरा अनुरोध हाँ, है कि ऐसा ना करें, ताकि जो हिंदी भाषा है, हिंदी में शब्दों की कोई कमी नहीं है, आप लोग बस इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, तो आप क्योंकि निश्चित तौर पर एक बेहतर ना केवल आपकी भाषा पर पकड़ बनेगी, बल्कि आपका वक्तव्य भी शानदार होगा। बस एक और उदाहरण देना चाहूँगा दिग्विजय जी, कि छोटा-सा जी, बस पिछले दिनों जब बहस हुई थी, तो एक बहस के अंतर्गत आई कि पक्ष के वक्ता ने आकर कहा कि जानवरों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और उसके बाद दूसरे वक्ता आए, उन्होंने भी कहा कि जानवरों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। जबकि तकनीकी तौर जी, पर प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी और जानवर, जानवर एनिमल होते हैं और प्राणी जो है वो जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ अगर जाएँगे तो प्राणी जगत आ जाता है। जूलॉजिकल पूरा जी, हमारा जगत आ जाता है। अब इस जी, शब्द की सूक्ष्मता को समझे बिना जब आप प्रयोग कर देते हैं कि जानवरों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, तो अपने आप में आप मनुष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि वो जानवरों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जी, वो प्राणियों में सबसे जी, सर्वश्रेष्ठ। तो जी। ये है, आप अगर भाषा को समझेंगे तो चीज़ें आएँगी सामने। वही है कि हमें कुछ भी अपना वक्तव्य देने से पहले शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और ये ऐसी गलती जो आपने अभी बताई है, ये इसीलिए हुआ कि उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं था, शब्दों का महत्व जो है उन्हें नहीं हाँ, पता उनके था। भाव खैर, ठीक थे, पर शब्द जी, शब्द का ज्ञान नहीं था बस। हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर आप प्रतियोगिता में हैं, आप जो है वक्तव्य दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, या कहीं पर अपनी बात रख रहे हैं, तो शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने व्यस्त समय में समय निकाला और इन प्रश्नों के जवाब दिए, और आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डिबेटर्स तक ज़रूर पहुँचाएँ और अन्य लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न है, अभी भी, और कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि अगर आप प्रतियोगिताओं से, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की संशय है,
या दुविधा है या फिर जिज्ञासा रखते हैं, तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भरें और निश्चित तौर पर आपको उन सवालों पर भी प्रतिक्रिया और वीडियो बनाई जाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।